नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन। मैं हूं आपका अपना दिनेश साहू और आज का जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी या फिर जो भारत का भूगोल है इसके टॉप 100 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं और अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, आज के लेक्चर में हम ये 100 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम से कम इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ लीजिए, कम से कम आपके 300 फैक्ट कवर होने वाले हैं। ठीक है, और ये ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं तो वहाँ पर साथ में मैंने आपको मैप भी यूज़ कराया है या फिर मैप के थ्रू सारी डिटेल डिस्कस कराई है, ताकि आपका एक बहुत ही अच्छा रिविज़न हो सके। तो यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों ने ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी है तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही बेनिफिशियल है। तो ध्यान से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर आपके मन में डाउट होता है कि जो ये वीडियो लेक्चर है आखिर किन एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसआई स्टेट एग्ज़ाम या फिर और कोई अन्य एग्ज़ाम हो जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो वीडियो लेक्चर है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमने हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फैक्ट रखे हैं और इस वीडियो के थ्रू आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम भी मेंशन किया है हर क्वेश्चन में कि किस एग्जाम में ये आया हुआ है, एसएससी, पीसीएस और रेलवे, है ना। अब देखिए, सेम क्वेश्चन तो इन एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 है, लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट से एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं और रेलवे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें से आपको बताना कि कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 है। तो थोड़ा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे भारत का मैप है। तो स्थलीय सीमा क्या होती है, यदि यहाँ पर आप गुजरात से लेकर के, है ना, नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे, मतलब यहाँ से आप चलना प्रारंभ करेंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, और आप पूरा भारत की बॉर्डर से होते हुए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक आएंगे, इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट तक आएंगे, तो ये भारत की स्थलीय सीमा है। मतलब भारत का वो क्षेत्र जो अन्य देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि भारत इस यहाँ पर पाकिस्तान से घिरा है, यहाँ अफगानिस्तान से घिरा है, यहाँ चाइना से घिरा हुआ है, यहाँ नेपाल से घिरा है, यहाँ भूटान से घिरा है, यहाँ म्यांमार से और यहाँ बांग्लादेश से। तो अन्य देशों के साथ जो घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा, या फिर क्या बोलते हैं, लैंड बॉर्डर बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। मतलब गुजरात से आप यहाँ वेस्ट बंगाल तक आओगे तो आपको 15,200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, और इस स्थलीय सीमा में हमारे 16 स्टेट आते हैं, याद रखना, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी भी आती हैं, है ना। मतलब जो ये स्थलीय सीमा है इस पर 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी स्थित है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके अलावा ये 7 सिस्टर के 7 राज्य है ना, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है पहला वाला। दूसरा क्या है, भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 है। अब तटरेखा क्या है, तो गुजरात से यदि आप साउथ की ओर इस प्रकार से चलना प्रारंभ करोगे और यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक आओगे, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अंडमान निकोबार है, आपको पता है, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो ये है हमारी कुल तटरेखा। क्या है ये, कुल तटरेखा, या फिर इसको हम बोलेंगे टोटल कोस्ट लाइन, टोटल कोस्ट लाइन। तो टोटल कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है, 7516.6 है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। इसके अलावा लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो यहाँ पर आपको पता है होगा लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये भारत का एक क्या है, शीत मरुस्थल है। ये भी बिल्कुल एक
सही स्टेटमेंट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, राइट है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द हमारे एप्लीकेशन पर मेरा कोर्स आने वाला है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा जैसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। चलिए मैप में हम देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखिए, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वें नंबर पर आता है झारखंड, 6वें नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, और 7वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको इसी तरह से याद रखने हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे ही याद रखने हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यदि बात करो तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये मध्य प्रदेश में तय करती है। इसके अलावा सबसे कम राजस्थान में तय करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो जो हमारे भारत की मानक समय रेखा ये कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। देखिए, मानक समय रेखा क्या होती है दोस्तों? हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है ना। किसी भी देश की मानक समय रेखा से उस देश का टाइम डिसाइड किया जाता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर समय में अंतर ना आए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या फिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, भारत की यदि आप दक्षिणतम बिंदु की बात करें, है ना, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है इसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन भी इसको हम बोलते हैं, है ना। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा यदि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यदि ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी है तो आपको पहले इंदिरा पॉइंट टिक करना है और सबसे लास्ट बिंदु यही है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में कहीं नहीं है इंदिरा पॉइंट, तो हमने यहाँ पर कन्याकुमारी को टिक किया है। यदि सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करेंगे वालांगू या फिर किवितु है। इसके अलावा सबसे यदि हम पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो गौरमोती या फिर गुहारमोती, जो कि कच्छ जिले गुजरात के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कन्याकुमारी का जो कैप कैमोरिन है इसे 8 डिग्री 4 मिनट हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं ना। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच होती है? तो ए में क्या क्या है? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। देखिए, बी में नागालैंड है तो ये नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, सी में भी नागालैंड है और डी में भी नागालैंड है। तो ए आंसर ही इसका सही होगा। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश है यहाँ पर, है ना। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम से भी इसकी बाउंड्री टच होती है। तो इतने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच होती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, है ना। तो भारत के साथ जो डूरन लाइन थी वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती थी ना, आज़ादी से पहले। वर्तमान में जब पाकिस्तान बन गया तो ये लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन जब ये खींची गई थी तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है आपको, है ना। तो देखिए, चीन तो आएगा नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं आएगा पहले पे। तो यहाँ पे देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो देखिए, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसमें आपको हमको उल्टा चल रहा है, पहले नेपाल आएगा, फिर उससे ऊपर पाकिस्तान आता है, फिर उससे ऊपर चीन की बाउंड्री लगती है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप में। देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है ना। उसके बाद आएंगे तो आप यहाँ पर चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद यहाँ पर म्यांमार आ जाएगा, फिर भूटान आ जाएगा, अब भूटान के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है ना। तो ये आपको सही क्रम आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, फिर उससे कम किसकी लगती है, फिर उससे कम, क्योंकि इसी प्रकार से ये आरोही या फिर अवरोही क्रम में आपको एग्जाम में जमाने को देता है ना। इसकी देखिए एक ट्रिक भी आपको याद रखना है। बचपन में MBA किया तो देखिए, बा से यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, चा से यहाँ पर चीन हो जाएगा,
पा से पाकिस्तान हो जाएगा, ना से नेपाल हो जाएगा, है ना। मैं साइलेंट है। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा, एम से, बी से यहाँ पर भूटान हो जाएगा और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक भी याद रखना है, यदि कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो तो ये ट्रिक आपको काम आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है ना। तो कश्मीर घाटी आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो जो दोस्तों कश्मीर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय के मध्य स्थित है ना। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ऊपर मैंने आपको हिमालय बताया है ये है महान हिमालय, है ना, ये महान हिमालय, और उसके जस्ट नीचे है मध्य हिमालय या फिर जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला है ना, यहाँ पे कश्मीर घाटी मैंने बताई है। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में महान हिमालय या फिर जिसे हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं, और जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की जो सबसे स्टार्टिंग वाली श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में विस्तारित है ना, इसको ही हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। तो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी है ना। देखिए घाटी क्या होती है कि किन्हीं भी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पूरे के पूरा शहर बसा हुआ होता है ना, तो उसे ही हम घाटी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य घाटियों की बात करूं तो एक कुल्लू घाटी है, ये कहाँ पर है, महान हिमालय और धौलाधर रेंज के मध्य है कुल्लू घाटी। इसके अलावा एक और घाटी है जिसे हम बोलते हैं काठमांडू घाटी, तो ये नेपाल में है। ये किसके बीच में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत रेंज के मध्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां मैंने अलग से बताई हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है ना, भारत की। आपको भी पता ही होगा, अभी भी इसका लगातार उत्थान जारी है, अभी भी इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड में तो इसका हिस्सा फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, सिक्किम में भी फैला हुआ है, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है, है ना। तो इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है, इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपको हिमाचल मिल जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा यूपी, तो यूपी और बिहार में इसका विस्तार नहीं है ना। इसके ऊपर नेपाल है, तो नेपाल में इसका विस्तार है, फिर सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में इसका मैक्सिमम विस्तार है। तो चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको बताई है ना। तो देखिए ये टुकड़ों में है ना, इसकी जो सबसे पहली श्रेणी है इसका जम्मू कश्मीर में विस्तार, जैसे हम पीर पंजाल बोलते हैं। फिर एक और सेकेंड श्रेणी है, इसको धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। फिर एक और यहाँ पर है, आप यदि नेपाल में देखेंगे तो महाभारत श्रेणी उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में। थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं। देखिए ये अरावली है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, गुजरात में है और मुख्यतः राजस्थान में है। इसके अलावा हरियाणा तक ये जाती है और दिल्ली में भी इसका कुछ हिस्सा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहीं पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट अलग से मैंने आपको बताए हैं, याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो नीलगिरी का विस्तार कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है ना। देखिए 3 राज्यों में मुख्यतः इसका विस्तार है, थोड़ा मैप में देख लेते हैं। एक तमिलनाडु है, केरल है और इसके अलावा कर्नाटक है ना। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पश्चिम, इस प्रकार से पश्चिमी घाट फैला हुआ है ना, इस प्रकार से ये, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वहाँ पर ही नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। थोड़ा देख लेते हैं, अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, मुख्यतः तमिलनाडु में इनका विस्तार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो थोड़ी चलिए इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए मैप है इंडिया का, तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है ना। यहाँ से अमरकंटक जो कि सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है ना, मेकाल श्रेणी हम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से एक बैतूल जिले से
ताप्ती नदी निकलती है। दोनों नदियां ही भ्रंश घाटी में बहती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। इनके मध्य कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में स्थित है। मैप में देख लेते हैं तो देखिए नंदा देवी है ना, इसकी हाइट कितनी है? 7817, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और इसकी हाइट भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है ना। तो देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, ये पहला आंसर ही गलत हो जाएगा है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। जोजिला जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। और शिप्कीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है ना। उत्तर प्रदेश जो लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, एक है माना, एक है नीति और एक है लिपुलेख। ये 3 दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, ये सबसे बड़ा हिमनद है। थोड़ा हम देख लेते हैं इसको, डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं यहाँ पर। एक है सियाचिन, करीब 76 किलोमीटर लंबा या फिर बड़ा है ये। एक है बियाफो ग्लेशियर जो कि करीब 59 किलोमीटर बड़ा है। एक है हिस्पर ग्लेशियर जो करीब 61 किलोमीटर बड़ा है। और एक है बालतोरो ग्लेशियर या फिर बालतोरा ग्लेशियर जो कि करीब 58 किलोमीटर लंबा है ना। ये दोस्तों जितने भी ग्लेशियर यहाँ पर आप लद्दाख वाला एरिया देखेंगे या फिर पीओके वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर सारे स्थित है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप सियाचिन देख रहे हैं। सियाचिन के बारे में आप पहले भी जानते ही होंगे कि 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान को खदेड़ा गया था ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं युद्ध जैसी कंडीशन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो कब या फिर किस युग में हुआ है इसका निर्माण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। देखिए यदि आप भारत को देखेंगे तो जो ये दक्कन का पठार वाला एरिया है ना, मालवा का पठार वाला एरिया है, ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ बनती हैं? जहाँ पर भी लावा दूर तक फैलता है और फिर वो ठंडा होकर के जमता है, तो वहाँ पर हमेशा बेसाल्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों, ये इसका विस्तार कहाँ तक होता है? 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है। तो थोड़ा हम इसको और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले होती है 12 समुद्री मील तक, कौन सी होती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी है ना। इसे हम क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत का या फिर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। अगली बाउंड्री होती है दोस्तों 24 समुद्री मील तक, जिसे हम बोलते हैं समीपस्थ मंडल या फिर कंटेजियस जोन है ना। तो ये दूसरी सीमा रेखा होती है। इस पर क्या कौन कौन से अधिकार होते हैं? भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर समस्त वित्तीय अधिकार होते हैं ना। मतलब इस एरिया का जो भी साफ सफाई होगी है ना, इसके अलावा जो सीमा शुल्क, यदि कोई यहाँ से जहाज वगैरह गुजर रही है तो उससे हम सीमा शुल्क वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगली बाउंड्री होती है 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। इस पे क्या होता है? इसमें हम वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं है ना। तो ये आपको याद रखना है 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, 24 समुद्री मील तक समीपस्थ मंडल होता है और 200 समुद्री मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की यदि हम बात करें तो 7516 इसकी कुल तटरेखा की लंबाई है ना। देखिए कुल तटरेखा की लंबाई से मतलब है इसमें ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बताया है, ये हमारी मुख्य तटीय रेखा है ना। मतलब यहाँ गुजरात से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर है ना, इसको हम बोलते हैं मुख्य तटरेखा। इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसके अलावा ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पर और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यदि आप इनको भी काउंट कर लेंगे तो 7516 इसकी लंबाई हो जाती है। इसके अलावा ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की तटरेखा से लगते हैं? तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत की तटीय रेखा से लगते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय रेखा या फिर तट रेखा से लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय एक प्रकार का ज्वालामुखी है भारत का है ना। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। इसके अलावा और डीप में यदि हम जाएं तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। थोड़ा हम देख लेते हैं मैप में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है, इसके बीच में कौन सा है, ये 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण चैनलों की मैं बात करूं तो 8 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पर है, तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। इसके अलावा ग्रेट चैनल कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के मध्य ग्रेट चैनल है। और कोको द्वीप कहाँ है, तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार के पास है और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको द्वीप है। तो ये सारे द्वीप और चैनल आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ये भारत में है और कहाँ पर है ये, है ना, तो ये महाराष्ट्र का एक हिस्सा है ना, उत्तर पूर्वी हिस्से पर इसका विस्तार है। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ठीक है। और इस हिस्से में जो रेड कलर से मैंने बताया इसे हम बोलते हैं विदर्भ। तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में ये स्थित है, तो आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे हम भारत का कोहिनूर भी बोलते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंध्र प्रदेश को हम कोहिनूर स्टेट या फिर भारत का कोहिनूर भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोलकुंडा की खान जो यहाँ पर है यहीं से कोहिनूर को निकाला गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है ना, तो देखिए राजस्थान का भाग सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है और हरियाणा का भाग सम्मिलित है ना। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है एनसीआर में। तो देखिए जो ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो इनके जो कुछ कुछ जिले हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है ना, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों से टच होती है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसकी उत्तर प्रदेश से 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अन्य देश से इसकी सीमा लगती है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा, यहाँ पर दिल्ली है राजधानी क्षेत्र है जो कि, इसके अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, और यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर नेपाल है। तो 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश और प्लस 1 देश से इसकी बाउंड्री लगती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, करीब 75 यहाँ पर जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, तो सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन कौन सी नदियाँ इसका निर्माण करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है सुंदरवन डेल्टा का, है ना, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं विश्व का, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देवप्रयाग में इनका संगम होता है और बाद में इनका नाम गंगा हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में से हम सांगपो के नाम से जानते हैं और फिर बाद में असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और जब ये पद्मा में मिल जाती है, पद्मा मतलब गंगा में मिल जाती है, तो इनका नाम मेघना हो जाता है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो जो नर्मदा नदी की घाटी है किन पर्वत के बीच में स्थित है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है मध्य प्रदेश में। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप यदि इसके उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको विंध्याचल श्रेणी मिल जाएगी, है ना, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी मिल जाएगी, और इनके बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, तो इनमें से यदि हम बात करेंगे तो ए आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है ना। देखिए भ्रंश मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, 2 क्षेत्रों के बीच में या फिर किसी भूभाग का धंसा हुआ क्षेत्र जिसको हम भ्रंश या फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो भारत की ऐसी 3 ही नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती और एक है दामोदर। 2 ऐसी हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और जो दामोदर नदी है ये पूर्व की ओर बहती है भ्रंश घाटी में। देखिए ये यहाँ पे मैंने मैप में बताया, ये ताप्ती नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कावेरी को हम फिर दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसके अलावा वृद्ध गंगा इसको बोलते हैं, तो गोदावरी को हम वृद्ध गंगा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है, लेह शहर कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर उसका सही हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, मानसरोवर झील के पास से यहाँ पर निकलती है ना, और यहाँ पर आपको लेह शहर मिल जाएगा, है ना, तो ये सिंधु नदी है तो इसके दाएं तट पर लेह शहर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो पेरियार झील है ये लैगून नहीं है। देखिए लैगून क्या होता है, लैगून होती है खारे पानी की झीलें जो कि तटीय क्षेत्रों में होती है ना, जो पेरियार झील है ये लैगून झील नहीं है। इसके अलावा अष्टमुदी, चिल्का और पुलिकट ये सारी क्या है, लैगून झीलें हैं। और जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है कयाल क्या है? तो कयाल दोस्तों केरल के जो लैगून होते हैं उनको ही हम कयाल बोलते हैं ना, जो खारे पानी की झीलें केरल में होती हैं उनको हम कयाल बोलते हैं, है ना, जो कि लैगून झीलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में सबसे पहले मानसून टकराता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कब 1 जून को यहाँ पर मानसून इंटर कर जाता है। और ओवरऑल यदि आप बात करेंगे तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पर 25 मई को ही मानसून आ जाता है। तो कभी यदि अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में है तो पहले आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और लौटते हुए मानसून से कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जो कोरोमंडल का तट है वहाँ पर लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और खासतौर पर देखें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर सिर्फ 9.5 सेंटीमीटर या करीब बोले आप 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। इसके अलावा जो जैसलमेर है यहाँ भी काफ़ी कम वर्षा होती है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। लेकिन यदि आप इन दोनों में देखेंगे तो लेह में इससे भी कम वर्षा होती है। इसके अलावा जो मासिमराम है ना मेघालय में, यहाँ पर 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है रेगोर किसका नाम है? तो जो रेगोर है वो काली मिट्टी को भी हम रेगोर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का दोस्तों और अन्य क्या नाम है, कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है ना। इसके अलावा इसका विस्तार कहाँ पर है? तो दोस्तों ये काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो आप देखेंगे महाराष्ट्र वाला पूरा रीजन है। इसके अलावा MP का मालवा रीजन है, गुजरात का काठियावाड़ और तेलंगाना, इस क्षेत्र में पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कि बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, कछारी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है ना। कछारी मिट्टी या फिर बोले जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूवियल सॉइल, जो संपूर्ण हमारा उत्तर भारत का मैदान है ये पूरा कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो जो कत्था बनाया जाता है वो खैर की लकड़ी से बनाया जाता है ना। ये देखिए आप वृक्ष भी देख सकते हैं, ये खैर का वृक्ष है जिससे हम कत्था बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? हरिके बैराज से उसका उद्गम होता है। थोड़ा मैप में हम समझते हैं। देखिए एक नदी यहाँ से आती है सतलज, आपको पता ही होगा है ना, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। एक नदी आती है व्यास, व्यास आकर के मिलती है सतलज में। तो इनके संगम पर एक बैराज बनाया गया है या फिर एक डैम टाइप का बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो कि मुख्यतः राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों दामोदर घाटी निगम की स्थापना, ए आंसर इसका सही हो जाएगा 1948 में हुई थी और स्वतंत्र भारत की ये पहली नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों जो दामोदर नदी है ना, ये छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये बहती है। इसके अलावा जो दामोदर घाटी है यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गोविंद वल्लभ सागर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। इसे हम रेहंद डैम भी बोलते हैं। सोनभद्र के पिपरी ग्राम में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है एगमार्क है। तो एगमार्क गुणवत्ता की मुहर के लिए यूज़ होता है ना। देखिए ऐसे प्रोडक्ट जो कि कुछ मानकों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको एगमार्क दिया जाता है। तो देखिए ये एगमार्क भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है उसका ये लोगो भी है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से गहरा संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है ना, हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं भारत में। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 1966 और 67 में हरित क्रांति भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए चना है ना, चना जो है कि ये रबी की फसल, इसके अलावा धान, मक्का, ज्वार ये सब खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रबी की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी। इसके अलावा खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, तुअर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और सोयाबीन। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं और गन्ने में जो उत्तर प्रदेश है इसका पहला नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी तिलहन से। पीली क्रांति या फिर पीत क्रांति का संबंध है। देखिए दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, है ना, तो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्रांति हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हरित क्रांति एक खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है और जो गुलाबी क्रांति है ये झींगा मछली से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है ना। इन्होंने जो भारत है आपको पता ही होगा कि दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर में आता है, तो दुग्ध उत्पादन के विकास में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो धारवाड़ तंत्र है, ये खनिज के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज तंत्र है ना। यहाँ से सभी तरह के मेटलिक और नॉन मेटलिक खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। और जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है ना, चूँकि सबसे पहले ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लौह अयस्क से संबंधित है ना। कहाँ पर है बेलाडीला की खान? तो छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेतड़ी कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मलाज खंड की एक खान एमपी के बालाघाट में आती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो खेतड़ी आता है ये झुंझुनू जिला राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो जो गोंडवाना क्रम की दोस्तों चट्टानें हैं, इनसे मैक्सिमम कोयला भारत में निकाला जाता है। 90% से ज़्यादा कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है ना। और मैक्सिमम कोयला किस प्रकार का निकाला जाता है? बिटुमिनस प्रकार का जो सेकेंड कैटेगरी का कोयला होता है वो सर्वाधिक भारत से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन इनमें से नहीं है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। डी जो लकड़ी है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई जो है कि असम के अंतर्गत आती है। ये भारत की ही नहीं एशिया की भी सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है ना। 1901 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संसाधन में काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। इसे हम भारत का रूर की भी संज्ञा वो देते हैं ना। रूर क्या है? देखिए रूर जर्मनी में एक क्षेत्र है जो कि खनिज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसे हम भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। इसके अलावा मुख्यतः ये झारखंड में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो दामोदर नदी घाटी है यहाँ पर कोयला भी काफ़ी ज़्यादा निकाला जाता है, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा संपन्न है यह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार है, तो मेघालय का पठार किसका भाग है? तो उत्तर का विशाल मैदान, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ही भाग है मेघालय का पठार। तो देखिए थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये जो आप येलो कलर से दिख रहे हैं ये है पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना। और जो ये प्रायद्वीपीय दोस्तों पठार है ना, ये आप देखेंगे तो ये पूरा जॉइंट है यहाँ से, ये जो मेघालय वाला क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ से जॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जो गंगा नदी और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इन्होंने इसको यहाँ पर सर काट दिया है। लेकिन जो यहाँ पर मेघालय का पठार भी आता है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, तो आपको याद रखना है
है ना। अगला क्वेश्चन है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। प्राकृतिक प्रदेशों से मतलब है कि जो फिजिकल डिवीजन किया हुआ है इंडिया का वो कितने भागों में किया गया है, तो 6। देखिए कहीं कहीं 5 भी मिलता है, कहीं कहीं 4 भी मिलता है ना। तो आपको जब भी ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर 6 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं। पहले तो है उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। दूसरा पहले नंबर पर ये हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा हो जाता है ये तटीय मैदान जो ब्लू कलर से आप दिख रहे हैं ये। 5वें नंबर पर आ जाता है द्वीप और द्वीप समूह। और 6वें नंबर पर आ जाता है ये थार डेजर्ट या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये 6 भागों में हम भारत का फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर ये बोल रहा है। तो देखिए सबसे पूर्व में यदि आप देखेंगे तो एवरेस्ट तो नहीं है, तो बी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और फिर धौलागिरी है। तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी, है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर। थोड़ा मैप में हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, फिर आप सिक्किम में कंचनजंगा देखेंगे, नेपाल में एवरेस्ट देखेंगे, इसके बाद फिर अन्नपूर्णा देखेंगे, धौलागिरी देखेंगे, नंदा देवी देखेंगे, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत देखेंगे। तो इनका आपको क्रम भी याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से जमाने को दे देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका आंसर आ जाएगा लद्दाख का जो पठार है ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। थोड़ा मैप में देख लीजिए अक्साई चीन क्या है। ये देखिए 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था, जो कि लद्दाख के पठार का ही क्षेत्र है ना। इसके अलावा यहाँ पर पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आपको पता ही होगा, है ना, ये वाला क्षेत्र जो मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये बोल रहा है। तो देखिए पश्चिम में कौन सा है ना। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार, है ना। थोड़ा देखिए, है ना। देखिए यदि आप देखेंगे जो सतपुड़ा श्रेणी है जो मुख्यतः की मध्य प्रदेश में फैली हुई है ना। तो इस प्रकार से जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके जो पहली श्रेणी है उसको हम बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, है ना। तो वो ऑप्शन में है नहीं। दूसरी जो बीच वाली है इसको हम बोलते हैं महादेव श्रेणी, यहीं पर पचमढ़ी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो इसका सबसे पूर्वी विस्तार है उसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, है ना। तो इसका जो सबसे बीच वाली आ जाएगी महादेव, फिर आ जाएगी मेकाल और फिर यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल जाएगा। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में, या आप ऐसा बोल सकते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट जो है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है सेवराय की पहाड़ियाँ। चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा तमिलनाडु राज्य है ना, ये वाला। तो यहाँ पर सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आकर के मिलता है? तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नीलगिरी जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलन स्थल पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है और ये ऊपर वाला आप देखेंगे तो कर्नाटक है ना। यहीं पर तमिलनाडु की पहाड़ियाँ स्थित हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जिसकी हाइट कितनी है? 2636 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। एक प्रकार का हिल स्टेशन है और कहाँ पर है? तमिलनाडु पर ये स्थित है ना, एक प्रकार से लास्ट में बिल्कुल ये पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो नंगा पर्वत भारत में ही है। जो गुरला मानधाता है दोस्तों ये तिब्बत रीजन में स्थित है। इसके अलावा कामेट भी भारत में है और नामचा बरवा भी अरुणाचल प्रदेश भारत में स्थित है। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन। देखिए ये गुरला मानधाता आप देखेंगे तिब्बत रीजन में, यहीं पर मानसरोवर झील है और यहीं पर कैलाश पर्वत है ना। तो कैलाश पर्वत के पास ही, मानसरोवर झील के पास ही गुरला मानधाता पर्वत है तिब्बत रीजन में। अगला क्वेश्चन है निम्न से सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए इसमें हमें हाइट के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर सेकंड नंबर पर आता है गॉडविन ऑस्टिन और फिर आता है कंचनजंगा। इनकी हाइट भी हम देख लेते हैं। 8848 किसकी है? एवरेस्ट की है जो कि नेपाल में स्थित है। जो गॉडविन ऑस्टिन है जो कि भारत की
पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी कितनी है? इसकी है 8611 है ना। इसके अलावा जो कंचनजंगा है इसकी कितनी है? तो 8586 इसकी है, जो कि सिक्किम में स्थित हो। तीनों की हाइट आपको याद रखना है, उनकी लोकेशन भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, जोजिला जो पास है या फिर जोजिला दर्रा है, इससे होकर के श्रीनगर या फिर लेह जाने का रास्ता है ना। देखिए दर्रा क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों को क्रॉस करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग होता है जिसको हम दर्रा बोलते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं मैप में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे श्रीनगर है और यहाँ पर लेह है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पास है श्रीनगर से लेह जाने का ये मार्ग है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा यहीं पर स्थित है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए ए ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये सिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये सुमेलित नहीं है ना। जलेपला सिक्किम में है। इसके अलावा माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों जितने भी दर्रे हैं आपको याद रखना है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला है, पालघाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो जो दोस्तों पालघाट है ना, ये दक्षिण में स्थित है और नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसके अलावा ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद या फिर ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है ना। और ये कहाँ पर स्थित है? नुब्रा घाटी के दक्षिण में है ना। अभी मैंने आपको बताया था 1984 में यहाँ पर युद्ध भी हो चुका है ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत। इसके अलावा ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, अभी मैंने आपको फिजिकल डिवीजन बताया था, ये भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। तो हम थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं, या आप येलो कलर से देख सकते हैं। इससे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये भारत का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन या फिर भू आकृतिक प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीन भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर का जो विशाल मैदान है दोस्तों, ये भारत का सबसे नवीन भू आकृतिक प्रदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्रीन कलर से ये भारत का सबसे नवीन भू आकृतिक प्रदेश है। सबसे नवीन से मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जब हिमालय का निर्माण हुआ है ना, और हिमालय से जो नदियां निकली उनके द्वारा ही ये उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है और आज भी इसका निर्माण हो रहा है। तो सबसे नवीन मैदान यही है। सबसे नवीन जो भू आकृतिक प्रदेश है वह उत्तर का विशाल मैदान ही है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है। तो ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, ये फिर से रिपीट हुआ है ना। तो आपको पता होगा जो यहाँ पर मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ज्वाइंट है इस प्रकार से यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात राज्य का जो समुद्र तट है वो सबसे लंबा है ना। 9 राज्यों की सीमा भारत की तट रेखा से लगती है। इसके अलावा मुख्य तटीय रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है और कुल तटीय रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? तो देखिए, ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है और दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती है। महानदी जो है ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो ताप्ती है और जो नर्मदा है ये पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं, और जो दामोदर है जो कि छोटा नागपुर के पठार में बहती है ये पूर्वी की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो चेन्नई का दोस्तों समुद्र तट है, इससे हमारी भारत की जितने भी हम हाइट नापते हैं, आप पढ़ते होंगे कहीं भी ऊंचे स्थान में जाते होंगे तो कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर यह स्थान स्थित है। तो जो समुद्र चेन्नई का समुद्र तट है यहाँ से ही हम किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को मापते हैं ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट है ना। इसको हम कैप कैमोरिन नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ना। कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। थोड़ा देखिए हम देख लेते हैं। जो देखिए काठियावाड़ तट किसको बोलते हैं? जो गुजरात में फैला हुआ है उसको हम काठियावाड़ या फिर गुजरात तट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर आप यहाँ गोवा तक देखेंगे तो इसको हम कोंकण बोलते हैं। गोवा से कर्नाटक तक इसको हम कैनरा या फिर कन्नड़ तट बोलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक से यहाँ पर कन्याकुमारी तक इसको हम मालाबार तट बोलते हैं।
फिर यहाँ तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक इसको हम कोरोमंडल बोलते हैं, फिर इसको हम उत्तरी सरकार या फिर डेल्टाई क्षेत्र भी बोलते हैं ना। तो ये आपको सारे तटों के नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसे हम कल्याण शिखर बोलते हैं या फिर सैडल पीक है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम सेतु शुरू होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनुषकोडी स्थान है रामेश्वरम के पास, यहाँ से राम सेतु शुरू होता है। आपको पता होगा कि जो भारत का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, धनुषकोडी या फिर रामेश्वरम है ना, यहाँ से श्रीलंका के मध्य एक ब्रिज है जो कि ऐसा मान्यताएं मानी गई कि भगवान राम के टाइम में राम ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था, है ना। तो ये कहाँ से स्थित है? धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो जो लक्षद्वीप है दोस्तों, ये एक प्रवाल द्वीप है ना। प्रवाल द्वीप क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में साथ में रहते हैं, है ना। और इनका जो खोल होता है काफ़ी सख्त होता है, और जब ये लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं तो अपने आप द्वीप का आकार ये ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रामेश्वरम जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रीक विवाद है ना। आपको पता ही होगा सरक्रीक कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य के पास स्थित है। और विवाद किन किन देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवाद है। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई किसी भी द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर है ना। ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट नामक द्वीप पर स्थित है। थोड़ा मैप में देख लीजिए, ये सालसेट द्वीप है, देखिए ये पूरा द्वीप है ना, अलग से पूरा समुद्र में है। तो सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सालसेट द्वीप जो है ये भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, जो इस द्वीप पर मुंबई स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन सिटी की बात करें तो बेंगलोर जो कि यहाँ की कैपिटल भी है, उसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया, है ना, काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा, आपने नाम पहले भी सुना होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिए, पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पहले पर राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर आता है यूपी और 5वें नंबर पर आता है गुजरात। तो कम से कम दोस्तों ये 5 राज्य आपको याद रखना है जो कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो पांडिचेरी किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो देखिए, एक तो तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ। थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पांडिचेरी है तमिलनाडु में, यहाँ पर कराईकल भी तमिलनाडु में है, इसके अलावा जो माहे है ये केरल में है, और जो यनम है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। तो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, जो गोमती नदी है ना। ये जो गोमती नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है ये मैदानी क्षेत्र से होता है, ना कि पर्वतीय क्षेत्र से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोमती नदी को आपको याद रखना है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मैदानी क्षेत्रों से होता है, ना कि पर्वतीय क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर श्रेणी जो है ये यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है। जल द्विभाजक का मतलब क्या है दोस्तों? ये जल को विभाजित कर देती है ना। कैमूर श्रेणी किसका भाग है दोस्तों? जो विंध्याचल श्रेणी है ना, उसका ही जो उत्तर पूर्वी विस्तार है उसे हम कैमूर श्रेणी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो ताप्ती नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती है ना। देखिए, जो पश्चिम की ओर अरब सागर में मैक्सिमम नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो पूर्वी की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये मैक्सिमम नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों की लंबाई
कि अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम कौन सा है? गोदावरी सबसे बड़ी है इनमें, है ना, उसके बाद फिर नर्मदा है, फिर महानदी है और ताप्ती है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर नर्मदा है, ताप्ती है, नर्मदा है, फिर महानदी है और फिर ताप्ती है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है। और ओवरऑल सबसे बड़ा कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या फिर फैक्ट थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा इस वीडियो को आप दोस्तों 1-2 बार जरूर देखें, जिससे आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो जाएगा। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।